नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग यूनियन बजट 2025 जो कल ही पास हुआ, इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, की पॉइंट्स हो सकते हैं बजट 2025 को लेकर के, वो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे। आप लोग सेशन को एंड तक देखिए। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को पूरा ही बजट एक्सप्लेन करने की। एग्जाम में तो आपके सवाल ज़रूर रहेंगे इससे। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. स्पष्ट है। वैसे वेतनभोगी जिनका कि वेतन है 12 लाख रुपए, उन्हें कोई भी कर देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पहले हम लोग न्यू टैक्स स्लैब जो है वो देख लेते हैं। जो टैक्स स्लैब है उसमें जैसे कुल वार्षिक आय 0 से 4 लाख रुपए तक में जो कर की दरें हैं वो नहीं लगेगी, वो शून्य रहेगी। और 4 से 8 लाख रुपए में 5% कर की दरें लगेगी। और 8 से 12 लाख रुपए की अगर वार्षिक आय है तो उसमें 10% का टैक्स लगेगा। और अगर 12 से 16 लाख रुपए है उसमें 15% टैक्स, 16 से 20 लाख में 20% का टैक्स लगेगा। और 20 से 24 लाख रुपए में 25% का टैक्स लगेगा। और 24 लाख रुपए से अधिक जो भी होगा इनकम, उसमें 30% जो है आपका 30% टैक्स लगेगा। तो ये न्यू टैक्स स्लैब्स है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे अच्छे से देख लीजिए आप लोग। इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। केंद्रीय बजट में विकास के 4 इंजनों की पहचान की गई, जिसमें कृषि है, एमएसएमई है और निवेश और निर्यात है। कृषि में है जैसे संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी लोन जो दिया जाता था वो अब 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इसमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को भी शामिल किया जाएगा। और दलहन में देखते हैं अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। दूसरा इंजन एमएसएमई देखते हैं। वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है। इसे वित्त वर्ष 2026 में 4.4% करने का लक्ष्य रहेगा। और एमएसएमई को गारंटी के साथ पहले 5 करोड़ का ऋण दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दिया गया है। और मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए, उसे कंटिन्यू रखने के लिए लघु, मध्यम एवं बृहद, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ करना है। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ शिक्षा के लिए एआई सेंटर्स को बनाना है, ऐसा योजना है। गिग वर्करों को पहचान पत्र दिया जाएगा। और पीएम जन आरोग्य के तहत ई श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में इनका पंजीकरण भी कराया जाएगा। विकास केंद्रों के रूप में शहरों को 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती निधि दिया जाएगा। और संशोधित उड़ान योजना से 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाया जाएगा। पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए जन भारत मिशन शुरू किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% जो पहले था उसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा।
सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा अच्छे से। बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीकरण वाहन और मोबाइल बैटरी उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु में छूट दी जाएगी। कैंसर, असाधारण रोगों एवं अन्य गंभीर जिन रोगों के उपचार के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क BCD में छूट दी जाएगी और 1 लाख आवासीय इकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ स्वामी निधि दी जाएगी और ये आवासीय इकाई को पूरा करने के लिए दी जाएगी और 20,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के R&D के लिए अणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। फ्रोजन फिश पेस्ट पर BCD को 30% से घटाकर 5% किया गया और फिश हाइड्रोसिलेट पर 15% से घटाकर 5% किया गया है। और ये आप लोग देख लीजिए पाई चार्ट, इसमें क्लियर है वेयर डज द मनी गोज, मनी कहाँ जा रहा है और मनी कहाँ से आ रहा है। इसमें सारी चीज़ें क्लियर है, आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें 22% है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, इंटरेस्ट पेमेंट जो है 20%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 8%, डिफेंस 8% एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, सब्सिडीज 6%, पेंशंस 4% एंड अदर्स 8%। यहाँ है मनी जाना है और फिर मनी कहाँ से आ रहा है। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ 24%, इनकम टैक्स 22%, GST एंड अदर टैक्सेस 18%, करप्शन टैक्स 17%, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स 9%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ 5%, कस्टम्स 4% एंड नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स 1%। इसे ध्यान रखिएगा। यानी कुल प्राप्तियां जो होगी ऋण के अतिरिक्त वो होगी 34.96 लाख करोड़ का अनुमान है। कुल व्यय जो होगा लगभग 50.65 लाख करोड़ का और सरकार द्वारा राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ को स्थानांतरण में 25.60 लाख करोड़ रुपए का खर्च होना है। रक्षा क्षेत्र पर व्यय लगभग 6.81 लाख करोड़ और शुद्ध प्राप्तियां जो है वो 28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियां जो है 34.2 लाख करोड़ रुपए होने का है। इसके साथ ही शुद्ध कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियां 34.2 लाख करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 16.4 लाख करोड़, राजकोषीय घाटा GDP का 4.4%, राजस्व घाटा GDP का 1.5%, प्राथमिक घाटा GDP का 0.8%, कर छूट 12 लाख रुपए, वार्षिक आय पर कोई कर नहीं होगा, यानी लगभग 1 करोड़ लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसे ध्यान रखिएगा। देखते हैं इसमें युवाओं के लिए क्या खास है। इसमें PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें सस्ती भी क्या महंगी भी अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही इस सेशन के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा और काफ़ी जानकारी भी आप लोगों को बजट से संबंधित मिल गई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।